नमस्कार दोस्तों। भूगोल के इस अध्ययन में हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन किया है। और अब हम आइए भारत के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि पठारी भाग का अध्ययन कर लेते हैं। और ये पठारी भाग जो है इसे हम भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश भी कहते हैं या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो आइए आज हम प्रायद्वीपीय भारत का कुछ अध्ययन कर लेते हैं और इसके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले ही अध्ययन कर चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि हमारा ये प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। यानी कि ये जब हमारा ये सभी भूखंड एक जगह पर थे जिसे पेंजिया कहते थे, तो उस समय हमारा ये भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश बहुत ही दक्षिण में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में था। और ये दक्षिणी गोलार्ध से अलग होकर और अफ्रीका से ये टूटकर, ऑस्ट्रेलिया से टूटकर ये उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा तथा ऑस्ट्रेलिया जो थी वो पूर्व की तरफ बढ़ी। तो इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया से और अफ्रीका से बहुत दूर निकल आया है और दूर आकर ये अंगारा लैंड की भूमि से टकराया और उस टकराहट से यहाँ पर जो था वो एक पर्वत का निर्माण हो गया जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसका देख लेते हैं कि ये हमारा भाग कहाँ से कहाँ तक है। तो इधर हमारा ये गुजरात से गिरी पर्वत है यहाँ से लेकर, और ये आरावली पर्वत से लेकर ये जो है हमारा मालवा, मध्य भारत का ये पठार और कैमूर की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, और इधर मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ, और यहाँ तक ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। और इस प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में जो है वो कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। और इस साइड में जो है इसे हम पश्चिमी घाट पर्वत या पश्चिमी तटीय पर्वत भी कहते हैं, और इधर का जो है वो पूर्वी घाट पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और ये पठारी भाग पूरा है। और इस पठारी भाग में बहुत ही विविधता है क्योंकि ये पठारी भाग दक्षिण से जब यहाँ तक आया है तो इसने बहुत से मौसमों को देखा है। यानी इस पर बर्फबारी भी हुई, ये विषुवत रेखा पर भी रहा, तो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई तो उस बारिश से यहाँ पर बहुत घने जंगल बने और उन जंगलों में बहुत ही बड़े बड़े जानवर और बहुत ही ज़्यादा जो था वो वनस्पतियों का विकास हुआ। तो उन वनस्पतियों की वजह से यहाँ पर जो है वो कोयला और खनिज तेल भी मिलता है। वहीं इसमें जो है वो पठारी भाग होने के कारण यहाँ पर बहुत से खनिज भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जीव जंतु थे और वो जीव जंतु जब मर कर मिट्टी में दब गए तो और वहाँ से जो पहाड़ निकले हैं तो उनमें जो है वो चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो ये सब चीज बताती है कि ये हमारा जो प्रदेश है ये दक्षिण से होकर और यहाँ तक आया है। और इस आने में इसमें जब बर्फबारी हुई तो कुछ ऐसे चिन्ह भी मिलते हैं कि जो हिमानीकृत रचनाएं होती हैं, तो जिससे पता चलता है कि ये क्षेत्र कभी बर्फ से ढका रहा। लेकिन ये निश्चित है कि ये जो क्षेत्र है इसके ये इधर मध्य का जो ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र कभी भी समुद्र के नीचे नहीं गया, यानी कि ये सागर के नीचे नहीं डूबा है। जबकि इस क्षेत्र में बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे, जो पहाड़ अब कट कर जो है वो सागर के लगभग पेनी प्लेन की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इसे हम देख लेते हैं कि पहले इसका ढाल किधर है। ये जब अफ्रीका से अलग होकर और इधर आया और इधर आके जब ये ऊपर अंगारा लैंड से टकराया तो ये भूमि जो थी कुछ नीचे धंस गई, और ये प्लेट जब नीचे धंसी तो इधर का भाग जो था वो नीचे चला गया। यानी कि ये लंबवत चलन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और इधर का भाग जो था वो एकदम जब अफ्रीका से अलग हुआ तो ये खड़ा कगार बन गया। तो इस खड़े कगार की वजह से इधर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे बहुत से लोग तो पर्वत मानते हैं और बहुत से इसमें विद्वान इसे केवल खड़ा कगार ही कहते हैं, क्योंकि ये पर्वत नहीं है। अगली बात यह है कि इधर का कुछ हिस्सा जो था वो टूटकर और अरब सागर में नीचे भी धंस गया है। इसलिए जो अरब सागर बना, यहाँ पर सागर के नीचे जो है वो वृक्ष मिलते हैं, यानी पेड़ों के कुछ निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये हमारी भूमि जो है वो कभी विषुवत रेखा पर रही होगी। तो इस तरह से हमारे इस क्षेत्र का विकास हुआ है और इस क्षेत्र में
अब हम देख लेते हैं कि इसमें बहुत ही विविधताएं हैं। तो इन विविधताओं में हमारे इस क्षेत्र का उच्चावच कैसा है, तो उस उच्चावच के हिसाब से हम इसे देख लेते हैं कि क्या है। तो हमारे इस क्षेत्र में तीनों तरीके की जो उच्चावच है वो पाए जाते हैं, यानी कि पर्वत भी यहाँ पर पाए जाते हैं और पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पर्वत और कुछ पठार और कुछ मैदान लिख लिए हैं, और ये संभव नहीं है कि सारे पर्वत, सारे पठार और सारे मैदानों का अध्ययन हम इसके एक साथ ही कर सकें, क्योंकि इसके लिए बहुत ही विस्तृत चर्चा की जरूरत है और वीडियो बहुत ही लंबा बन हो जाएगा। तो हम यहाँ संक्षेप में कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर जब हम आगे राज्यों का अध्ययन करेंगे तो एक एक राज्य में उसकी विस्तृत चर्चा कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये सारा क्षेत्र जो है वो कवर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पहाड़ी भाग कौन कौन से हैं, और ये मुख्य पहाड़ियाँ हैं अरावली पर्वत। तो हम अरावली पर्वत को ही देख लेते हैं, जो कि हमारा इस साइड में है और ये ऊपर हिमालय तक लगभग जाता है, यानी कि ये दिल्ली तक तो खूब मिलता है। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियाँ जो थीं, जहाँ पर आज संसद भवन और वो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर रायसीना की पहाड़ियाँ थीं, और उन रायसीना की पहाड़ियों को काट कर ही जो राष्ट्रपति भवन है वो बनाया गया है। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, जो कि आज हैं ही नहीं, तो इसलिए वो प्रश्न बहुत ही कठिन हो जाता है। और एक बार ये जो है वो CBSE में पूछ दिया था, और जब आयोग ने ये प्रश्न पूछा तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत हुआ। तो दोस्तों, ये हम जान लेते हैं कि ये गुरु शिखर से लेकर और रायसीना की पहाड़ियों तक ये हमारा अरावली पर्वत फैला हुआ है, और इसकी ऊंचाई इस साइड में ज़्यादा है और उत्तर में कम होती चली जाती है। तो ये दक्षिण में जो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि इस अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मध्य में एक गैप भी है, जिसे कि ग्रेट बाउंड्री भ्रंश के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर एक भ्रंश है जो कि इन पर्वतों को अलग करता है, उसे ग्रेट बाउंड्री भ्रंश के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत इधर राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो खासी जयंती यानी मेघालय तक लगभग फैला हुआ है। तो इसके बीच बीच में जो है वो पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, और जब कट गया है तो कुछ पठार भी यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना पर्वत है। तो ये पर्वत तो मोड़दार पर्वत है, तो इसमें विंध्याचल पर्वत, फिर कैमूर और फिर राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो खासी जयंती, ये पहाड़ियाँ मिलती हैं। लेकिन इन पहाड़ियों का ये क्रम तो लगभग एक सा ही, लेकिन ये टूटा हुआ है, इसलिए गारो खासी जयंती ये पहाड़ियाँ जो हैं, कुछ लोग इसे जब अध्ययन करते हैं तो हिमालय इसके साथ जोड़ देते हैं और इसे मेघालय का हिमालय कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो है वो पर्वत हुआ, और उसके दक्षिण में जैसे ही हम बढ़ते हैं तो एक नर्मदा नदी पड़ती है। उस नर्मदा नदी के दक्षिण में एक और पर्वत श्रेणी है जिसे सतपुड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये सतपुड़ा पर्वत भी बहुत ही ये लंबा है, क्योंकि ये सतपुड़ा पर्वत बीच बीच में कटा फटा है। तो ये सतपुड़ा और मैकाल की पहाड़ियाँ और मलयगिरी तक ये जो है पश्चिमी पूर्वी तट है, और ये छोटा नागपुर के पठार तक ये फैला हुआ है। यानी छोटा नागपुर जो है इसके पश्चिम, और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा यहाँ तक ये पर्वत सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत के नीचे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और उस हरिश्चंद्र की पहाड़ियों के नीचे एक और घाट मिलता है, एक घाट है। और जिस घाट से इस पर्वत से इस साइड यानी बम्बई से और इधर के लिए रास्ताएं होकर गुजरती हैं, तो ये घाट है, उसका नाम है थाल घाट। और ये थाल घाट है। उस थाल घाट के नीचे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के बाद एक दूसरा घाट पड़ता है जिसे कि भोर घाट के नाम से जानते हैं। और भोर घाट के बाद जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें बाबा बोदन की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और इन बाबा बोदन की पहाड़ियाँ ये जो यहाँ पर हैं, बाबा बोदन की पहाड़ियाँ, इनमें टोडा बेटा यहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और इस है ये जो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसी में
नीलगिरी ये पर्वत है, इसी में जो है वो बाबा बोदन की पहाड़ी है, और टोडा बेटा है, उसके नीचे पाल घाट है, और पाल घाट के जैसे नीचे है तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, और इस अन्नामलाई में अनाई मुदी जो है एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। वहीं दोस्तों इसके नीचे यहाँ पर एक अंतरीप भी है, जिसे कोमोरिन अंतरीप के नाम से जानते हैं। ये कोमोरिन अंतरीप है, और कोमोरिन अंतरीप के पास में मन्नार की खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी के पास में एक जल संधि है, जिसे कि हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये पाक जल संधि है यहाँ पर, और इसके बाद में हमारा ईसर का जो है वो पूर्वी घाट शुरू होता है। तो इस पूर्वी घाट को भी हम देख लेते हैं कि पूर्वी घाट में भी एक पर्वत है, लेकिन ये पर्वत जो है वो बहुत ही कटा फटा है, यानी कि इस पर्वत का जो इधर का है वो मलयगिरी के नाम से जानते हैं। और मलयगिरी यहाँ पर एक चोटी है जिसे महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, और मलयगिरी यहाँ इसकी ऊंचाई 1187 मीटर है। वहीं दोस्तों ये उत्तरी सरकार यहाँ महानदी और गोदावरी के बीच में एक पर्वत श्रेणी है, जिसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, और उस उत्तरी सरकार के नीचे यहाँ गोदावरी बहती है, और गोदावरी के नीचे कृष्णा नदी एक बह रही है, और ये गोदावरी और कृष्णा नदी दोनों लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही सागर में आकर मिलती हैं, और ये दोनों आंध्र प्रदेश में आकर मिलती हैं। वहीं ये नीचे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेलीकोंडा नाम से पर पहाड़ पाया जाता है, जिसे कि बेलीकोंडा और पालकोंडा यहीं पर पर्वत श्रेणियां हैं, और इन पर्वत श्रेणियों में के बाद में एक नदी यहाँ पर बहती है, जिसे कि कावेरी नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे पहाड़ यानी कि दक्षिण भारत में पाए जाने वाले मुख्य पहाड़ और पर्वत ये हुए, और यहाँ पर बहुत सी और पहाड़ियाँ हैं जिनका हम यहाँ पर अध्ययन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों का यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। उसे हम जब राज्यों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे कि किस राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। अब आइए हम यहाँ पर जो पठार है यानी दक्कन का पठार है, उसके कई भाग हैं, उनको अलग अलग देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि बैतूल का पठार। बैतूल का पठार ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। बैतूल का पठार कैमूर के पास में है, बैतूल का पठार है। उसके बाद में मालवा का पठार, ये मालवा का पठार भी मध्य प्रदेश में ही है। और एक छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में है, और इसके पास में ही हजारी बाग का पठार भी है, और भंडेर का पठार भी यहीं पर लगभग है। तो ये जो है सब ये झारखंड में है, और छोटा नागपुर का पठार बहुत ही मशहूर है, क्योंकि ये भारत का रूर प्रदेश जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक खनिज निकलते हैं, और ये खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। अगला है मेघालय का पठार। ये मेघालय की गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर मेघालय का पठार है, और यहीं मेघालय के पठार के पास में एक भ्रंश भी है, जिसे डॉकी भ्रंश के नाम से जानते हैं। और ये डॉकी भ्रंश मेघालय के पठार को और बांग्लादेश के पठार को एक दूसरे को अलग करता है। तो ये यहाँ का भ्रंश जो है उसे डॉकी भ्रंश के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों आगे हमारे ये दक्कन का पठार है, और फिर रांची का पठार है, यानी कि यहाँ हमारा एक रांची का पठार है। और रांची के पठार के में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ये तेलंगाना का पठार है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में है, और यहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार है। और दंडकारण्य और बुंदेलखंड का पठार ये दोनों उड़ीसा, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश में ये 3 राज्यों में पड़ते हैं। अगला है रायलसीमा पठार, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, रायलसीमा पठार। अगला ये भंडेर और हजारीबाग पठार, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ये तो हमारे पठार हुए। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमारे इसमें मैदान भी हैं। तो मैदान हमारा इस साइड में जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान है, और इस साइड में पूर्वी तटीय मैदान है। इन पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों का आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये पश्चिमी तटीय जो मैदान है इसका ढाल पश्चिम के लिए है, जबकि यहाँ से इस साइड में सारी नदियाँ बहती हैं, जो कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो यहाँ से ये ढाल जो है वो इधर
बंगाल की खाड़ी की तरफ है। वहीं दोस्तों ये नर्मदा और ताप्ती इन दो नदियों का ढाल अरब सागर की तरफ है। लेकिन इस पश्चिमी घाट में कुछ छोटी छोटी नदियां बह रही हैं जिनका जो ढाल है वो अरब सागर की तरफ है। तो इससे यहाँ और ये जो हमारा अरावली पर्वत है यहाँ से जो है वो इधर का ढाल अरब सागर की तरफ है और इधर का ढाल जो है वो हमारा बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो दोस्तों और यहाँ पर हमारा एक उत्कल का मैदान है, ये पूर्वी तट है और इस पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो इसका जो पूर्वी तट है इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी झीलें यहाँ पर पड़ती हैं उनके भी नाम देखेंगे, और इसका जब अध्ययन करेंगे तो इसमें भी जो झीलें पड़ती हैं उनका नाम देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस साइड में एक मैदान पड़ता है जिसे उत्कल का मैदान कहते हैं, क्योंकि इस साइड में जो नदियां हैं उन्होंने काट के बहुत से मैदान बना दिए हैं। और यहाँ पर जो रांची का पठार है ये जो है वो एक पेनी प्लेन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, यानी कि ये पठार कट छट गया है और ये एकदम संप्राय मैदान बन गया है। तो दोस्तों वहीं हम देख लेते हैं कि हमारे कुछ तट हैं और उन तट को भी हम देख लेते हैं कि ये तट किस नाम से मशहूर है। तो यहाँ पर ये जो है कठियावाड़ का ये प्रादीप जो है इसे कठियावाड़ प्रादीप के नाम से जानते हैं गुजरात का। और इस कठियावाड़ प्रादीप में दो तट हैं, इधर का जो है वो पोरबंदर के नाम से जाना जाता है और इधर का गोहिलवर नाम से जाना जाता है, यानी गोहिलवर तट और पोरबंदर तट दो हैं। और उसके बाद में ये महाराष्ट्र का इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं और इधर केरल की साइड में और कर्नाटक की तरफ मालाबार तट है। वहीं दोस्तों इस साइड का जो तट है इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा अध्ययन हुआ। अब आगे हम जब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इसमें पहाड़ और झीलें और नदियां हैं उनका अलग अलग अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही, तब तक के लिए जय हिंद।